गुड मॉर्निंग बच्चों, पॉलिटिकल साइंस क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने संविधान सभा की कार्य प्रणाली के बारे में पढ़ा था कि संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। संविधान का निर्माण करने के लिए अनेक कमेटियां गठित की गई, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा, और जो ड्राफ्टिंग कमेटी के 7 सदस्य थे उनके द्वारा संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया गया और उस पर 3 वाचन हुए। सर्वसम्मति से इनको स्वीकार किया गया और 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान है वो पारित किया गया। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया, कि पारित हो गया था 26 नवंबर को ही, लेकिन इसे लागू किया गया 26 जनवरी को, क्योंकि संविधान निर्माताओं ने 26 जनवरी के दिन के ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखते हुए इसे 26 जनवरी को लागू करना आवश्यक समझा, क्योंकि 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो लाहौर अधिवेशन में ये पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया कि 26 जनवरी 1930 को पूरे भारत में स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। और फिर 26 जनवरी 1930 को पूरे भारत में स्वाधीनता दिवस मनाया गया। तब से स्वाधीनता दिवस हर 26 जनवरी को मनाया जाने लगा। इसी दिन के ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने भारत का संविधान 26 जनवरी को लागू करना उचित समझा। अब आज के इस वीडियो में हम देखते हैं भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य। भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्यों के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जिन मूल्यों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरणा दी, उनको दिशा निर्देश दिए, उनका वो ही भारतीय लोकतंत्र का आधार बने, और इनका समावेश भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया। प्रस्तावना क्या थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया एक उद्देश्य प्रस्ताव था। इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने सर्वसम्मति से पारित किया और यही उद्देश्य प्रस्ताव परिवर्तित रूप से भारतीय संविधान की प्रस्तावना बना। अब हम देखते हैं कि प्रस्तावना के मुख्य तत्व है, कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के 4 मुख्य तत्व है। पहला है संविधान के अधिकार का स्रोत, कि भारतीय संविधान के अधिकारों का स्रोत है वो जनता को माना गया है। दूसरा तत्व है भारतीय संविधान की प्रकृति, कि भारत की प्रकृति है वो किस तरह की दर्शाई गई है। संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक प्रकृति है वो भारत की दर्शाई गई है, जिनका आगे हम अध्ययन करेंगे। अगला है भारतीय संविधान के उद्देश्य। 4 महत्वपूर्ण उद्देश्य माने गए हैं। पहला है न्याय। इसमें 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। दूसरा है स्वतंत्रता। 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का इसमें उल्लेख किया गया है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। इसके अलावा है समानता। तो 2 प्रकार की समानता है: प्रतिष्ठा और अवसर की समता और बंधुत्व। तो ये भारतीय संविधान के मुख्य उद्देश्य हैं। इसके बाद में जो चौथा तत्व है वो है संविधान लागू होने की तिथि। तो प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 की तिथि का उल्लेख संविधान लागू होने के रूप में किया गया है। ये हमने देखे भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, उसकी प्रकृति, कि प्रस्तावना के मुख्य तत्व है वो कौन कौन से हैं। तो 4 मुख्य तत्वों के बारे में हमने पढ़ा। अब हम देखते हैं प्रस्तावना के मुख्य शब्द,
कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पूरा संविधान लागू होने के बाद जोड़ा गया था। और ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो अमेरिकी संविधान से ली गई है कि भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है क्योंकि भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों के कुछ तत्वों का समावेश किया गया है, इसलिए इसे उधार का थैला कहा जाता है। तो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से ली गई है और प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, संविधान की कुंजी या संविधान का आभूषण भी कहा जाता है। अब हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना के मुख्य तत्वों के बारे में देखें, मुख्य जो शब्द हैं उन शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है हम भारत के लोग। तो प्रस्तावना में उल्लेखित शब्द हम भारत के लोग से तात्पर्य है कि भारत में संविधान का निर्माण और अधिनियमन है वो भारत के लोगों ने अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से किया है, किसी राजा के द्वारा या किसी बाहरी आदमी ने उनको नहीं दिया है। तो संविधान का नियम और अधिनियमन का कार्य लोगों ने अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से किया है, किसी बाहरी आदमी ने नहीं किया है। दूसरा शब्द है प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य है कि लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में फैसले लेने का अधिकार है, कोई भी बाहरी शक्ति इसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती, भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकती। तीसरा हमने देखा है समाजवादी। ये समाजवादी शब्द है ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया कि समाजवादी शब्द का समावेश भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत किया गया। चूंकि प्रस्तावना के अलावा समाजवादी लक्षण है वो हमें हमारे संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व दर्शाए गए हैं उन नीति निर्देशक तत्वों में भी समाजवादी व्यवस्था के लक्षण हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। तो हम समाजवादी अर्थ से क्या जानते हैं कि समाजवादी अर्थ का तात्पर्य है कि समाज में संपदा है वो सामूहिक रूप से पैदा होती है, इसलिए उसका बंटवारा भी समान रूप से ही किया जाना चाहिए। और भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया गया है कि लोकतांत्रिक समाजवाद में उत्पादन और वितरण के साधनों पर सार्वजनिक अधिकार होता है और निजी संपत्ति के अधिकारों का उन्मूलन इसमें किया जाता है। इसके अलावा भारत की जो समाजवादी व्यवस्था है उसने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र एक साथ मौजूद रहते हैं। तो ये था समाजवादी व्यवस्था। इसके बाद में हम देखते हैं पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष शब्द से तात्पर्य है कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, आधिकारिक रूप से किसी धर्म को नहीं अपनाया जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति किसी भी धर्म को अपनाने के लिए स्वतंत्र है, सरकार किसी भी धार्मिक मान्यता को बढ़ावा नहीं देगी। और इसके अलावा था लोकतंत्रात्मक। तो लोकतंत्रात्मक शब्द से तात्पर्य है सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं और सरकार है वो भी कुछ बुनियादी नियमों के अनुसार ही काम करती है। इस लोकतंत्रात्मक स्वरूप के अंतर्गत लोकतंत्रात्मक स्वरूप किसे कहते हैं, जिसमें अंतिम शक्ति जनता के हाथों में निहित होती है, वो लोकतंत्रात्मक स्वरूप होता है। और यहाँ दो प्रकार के लोकतंत्र की चर्चा की गई है, एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में शासन की शक्ति है वो सीधी जनता के हाथों में निहित होती है। जैसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है स्विट्जरलैंड। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथों में
शासन की शक्ति होती है, इसलिए इसे प्रतिनिधि लोकतंत्र के नाम से भी जाना जाता है। और प्रतिनिधि लोकतंत्र है, इसके भी दो रूप होते हैं, एक होता है संसदीय और दूसरा होता है अध्यक्षात्मक। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है और अध्यक्षात्मक व्यवस्था में कार्यपालिका और विधायिका अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। इसके बाद हम देखते हैं, अगला है गणराज्य। गणराज्य शब्द से तात्पर्य है कि शासन का प्रमुख है वो वंशानुगत ना होकर के निर्वाचित होगा, कि वंश परंपरा के आधार पर निर्वाचित न होकर, वंश परंपरा के आधार पर न चुना जाकर के निर्वाचित होगा। अगला शब्द है न्याय। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 तरह की न्याय है उसका समावेश किया गया। सामाजिक न्याय, धर्म, जाति, लिंग, रंग आदि के आधार पर भेदभाव न करना, समाज में ऊंच नीच को लेकर किसी प्रकार की दुर्भावना न लाना सामाजिक न्याय कहलाती है। दूसरा है आर्थिक न्याय, समाज में प्रचलित आर्थिक असमानताओं को दूर करना आर्थिक न्याय है। और तीसरा है राजनीतिक न्याय, कि प्रत्येक नागरिक को समान राजनीतिक अधिकार दिए जाए, धर्म, जाति, लिंग, जन्म या रंग के आधार पर बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। अब ये न्याय की अवधारणा है, न्याय शब्द है, इसका समावेश भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 1917 की रूसी क्रांति से किया गया। कि न्याय शब्द है 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया था और इसका समावेश भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अलावा न्याय शब्द है वो हमें मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों में भी दिखाई देते हैं। कि मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों में भी न्याय शब्द आता है, कि व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय में जा सकता है और अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकता है। तो इस तरह प्रस्तावना के अलावा न्याय शब्द का उल्लेख है वो मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों में भी किया गया है। इसके अलावा अगला है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता शब्द से तात्पर्य है कि प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता प्राप्त है कि वो कैसे सोचे, किस तरह से अपने विचारों का अभिव्यक्त करे और किस तरह से अपने विचारों पर अमल करे। प्रत्येक व्यक्ति इसके लिए स्वतंत्र होता है। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। इसके अलावा है समता। तो समता शब्द से तात्पर्य है कि कानून के समक्ष सभी समान हैं, पहले से चली आ रही सामाजिक असमानताओं को समाप्त किया जाए और सरकार हर नागरिक को उनके व्यक्तित्व के विकास के समान अवसर उपलब्ध कराए। तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता ये तीनों शब्द फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए हैं। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता है वो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए। अगला आता है बंधुता। तो बंधुता शब्द है, इसका उल्लेख मौलिक कर्तव्यों में भी किया गया है। मौलिक कर्तव्यों के आर्टिकल 51 क में मौलिक कर्तव्यों का समावेश है, जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि बिना किसी जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र आदि के आधार पर भेदभाव किए बिना प्रत्येक नागरिक को समानता के अवसर दिए जाए। प्रत्येक नागरिक है वो बंधुत्व की भावना को प्रोत्साहित करे। अब हम देखते हैं कि बंधुता में 2 चीजें हमें 2 तत्वों का उल्लेख किया गया है कि बंधुता के अंतर्गत एक व्यक्ति का सम्मान किया जाता है और दूसरा इससे देश की एकता व अखंडता की रक्षा भी होती है। अखंडता शब्द है वो भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। तो इस तरह से हमने भारतीय संविधान की बुनियादी मूल्य,
जिनका समावेश प्रस्तावना में किया गया है। प्रस्तावना के मुख्य तत्व है या मुख्य स्रोत है वो, और प्रस्तावना में निहित मुख्य शब्दों के बारे में हमने पढ़ा। धन्यवाद। जय हिंद।